जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं अमन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल एस सीमेंटस पर हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, जिसमें 4 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे F बराबर R/2 सिद्ध किए थे, और आज हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हम लोग अलग अलग बिंदु पर लेकर के चर्चा करेंगे कि वहाँ पे अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसको बनाने का आप लोग भी प्रयास करिएगा। तो पेन पेपर लेकर के साथ साथ बनाइएगा आप लोग भी। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक अवतल दर्पण। ये हो गया एक अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में ये मान लेते हैं ध्रुव है P, ये फोकस है F, और ये हो गया वक्रता केंद्र C। इस तरह से आप लोग को भी एक अवतल दर्पण बना लेना है और इसमें ये सबको दर्शा देना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का परिभाषा हम पिछले क्लास में लिखा दिए थे। ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे दर्पण के मध्य बिंदु में ध्रुव P होता है, इसके आगे फोकस F होता है, और उसके बाद उतना ही दूर में वक्रता केंद्र C होता है। तो हमें एक वस्तु को रखना है कहाँ पे, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ बनेगा, इसे हम लोग को निकालना है। तो एक वस्तु ले लेते हैं। तो मान लेते हैं एक वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ स्थित है। ये एक वस्तु है। इस वस्तु का नामकरण अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ए और बी हो गया वस्तु का नाम। अब इसका प्रतिबिंब जब बनेगा इस दर्पण में तो कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा, इसको हम लोग को निकालना है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख हम पढ़ाए थे, उस किरण आरेख का उपयोग करेंगे। देखो बच्चों, इस वस्तु के प्रत्येक भाग से प्रकाश निकल के इस दर्पण में जाएगा और वहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रत्येक भाग से जब हम लोग किरण को निकालेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे केवल 2 रेखा का या 2 किरण का प्रयोग करेंगे। उसी 2 किरण का प्रयोग करके यहाँ पे प्रतिबिंब को बनाना है। तो वो 2 किरण कौन सा लेना है, तो जो पिछले क्लास में हम बताए थे किरण आरेख खींचने का नियम में 4 नियम बताए थे, उस 4 नियम में से कोई भी 2 नियम लेकर के यहाँ पे हम किरण आरेख खींच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण। अगर आपको याद होगा तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से गुजरती है। तो यहाँ पे एक हम प्रयोग कर लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण। अब ये किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वापस लौटने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ये यहाँ से गुजरेगी फोकस। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा किरण क्या लेंगे, तो दूसरा किरण हम ले लेते हैं कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वक्रता केंद्र से गुजरने पर वो दर्पण से टकरा करके फिर पुनः उसी पथ पर वापस आ जाती है। तो यहाँ से ये वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद ये दर्पण से टकराएगा और ये पीछे की तरफ आएगा। अब ये दोनों किरण जहाँ मिलेगा यही प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जब पीछे आएगा तो फैलते जाएगा। तो ये जाने वाली किरण इधर से आ गया और ये इधर जाने वाली किरण और फिर आने वाली किरण। तो ये दोनों किरण कहाँ टकराएगा जरा सोचिए। तो ये अगर पीछे आएगा तो फैलते चला जाएगा, लेकिन आगे जाएगा तो थोड़ा सिकुड़ते जा रहा है, मतलब ये आगे जाके मिलने का चांस है। तो इसे दर्पण के पीछे में डॉट लाइन से दिखाएंगे और इधर भी डॉट लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये मिल रहा है, तो जहाँ पे ये दोनों किरण मिलेगा यही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। इस तरह से 2 किरण का प्रयोग करके प्रतिबिंब बना लिए हैं। प्रतिबिंब को दिखाना चाहते हैं तो A डैश और B डैश से दिखा सकते हैं। तो अब आपको बताना है प्रतिबिंब कैसा है, उसका स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे देख सकते हैं काल्पनिक बना है। क्यों काल्पनिक बना है, तो इसका 2 कारण है। दर्पण के पीछे बना हुआ, अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो दर्पण के पीछे हमेशा हो गया काल्पनिक। दूसरा है
प्रतिबिंब में हम बताए थे कि काल्पनिक हमेशा सीधा होता है, तो देख सकते हैं ये सीधा है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक हो गया और सीधा हो गया। काल्पनिक हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। तो काल्पनिक हो गया, सीधा हो गया, और इसका स्थिति क्या है? तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। काल्पनिक सीधा और दर्पण के पीछे। और छोटा या बड़ा, तो बोलेंगे वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो ये इस प्रतिबिंब का स्थिति हो गया। तो बच्चों अवतल दर्पण में केवल एक ही ऐसा स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, और वो है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब। इसके अलावा और कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये ध्यान देना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो इसका आंसर होगा फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। चलो बच्चों अगला केस देखते हैं। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? तो फिर से एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। आप लोग भी फटाफट बनाइए अवतल दर्पण, कंजूसी नहीं करेंगे, फटाफट अवतल दर्पण बनाएंगे। इसको साथ साथ करेंगे तभी सीख पाएंगे आप लोग, कंजूसी नहीं करेंगे लिखने में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बना लेते हैं ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C, ठीक। बना रहे हैं साथ साथ आप लोग। चलिए देखिएगा, तो वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखना है? फोकस पर, ठीक है। फोकस पर रखेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हम मान लिए हैं वस्तु कहाँ रखना है? फोकस पर। तो किरण आरेख खींचने के लिए अभी जस्ट बताए थे हम दो किरण का प्रयोग करेंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाना है, जो समांतर जाएगा वो वापस आते समय फोकस से गुजरेगा, और दूसरा किरण कहाँ से लेके जाना है? तो दूसरा किरण वक्रता केंद्र से गुजारना है, ठीक है। चलिए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ये समांतर जाने के बाद दर्पण से टकराने के बाद वापस आएगा, तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से, फोकस से गुजार देते हैं, ठीक है। अब दूसरा किरण कहाँ से लेके जाना है? तो वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाएगा, और ये दर्पण से टकरा के फिर से वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दोनों समांतर चल रहा है, ये पैरेलल है, समांतर है। समांतर मतलब ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा मतलब अनंत मान के चल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनेगा, ठीक, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक है तो ये कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? तो वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। कहाँ बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो फोकस पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत पर बनेगा, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तो जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो फिर से फटाफट बना लेते हैं एक अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। आप भी बनाते जाइएगा, ठीक है, आप भी साथ साथ बनाते जाएंगे, नहीं तो फिर आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम का कसम दे देंगे। चलिए बनाते जाइएगा। तो यहाँ से वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से एक किरण को समांतर लेकर के जाना है, हमेशा एक किरण को समांतर लेके जाना है। तो ये चला गया समांतर, और जो समांतर गया है वो वापस आएगा, कहाँ से गुजरेगा? बोलिए कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। जी हाँ, ये गुजरेगा फोकस से, तो यहाँ से गुजर जाएगा फोकस से, ठीक है। और दूसरा किरण कहाँ से गुजारना है बाबू? तो दूसरा किरण गुजारना है वक्रता केंद्र से, तो ये गुजर जाएगा वक्रता केंद्र से, ठीक। तो ये कहाँ मिलेगा आकर के? तो जब ये पीछे आएगा तो देखिए कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है। चलिए तो ये इसको अगर पीछे थोड़ा सा खींच लेते हैं तो वस्तु का नाम दे देते हैं ए बी, और प्रतिबिंब का नाम देते हैं ए डैश बी डैश, ठीक। तो अब यहाँ से देख के बताइए क्या क्या हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, और दर्पण के सामने हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और दूसरी बात, प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा है, वस्तु रखे हैं ऐसे, प्रतिबिंब बना है ऐसे, मतलब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा बन गया। तो यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, और वस्तु से बड़ा, दिख रहा होगा आपको, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। कहाँ बन रहा है? तो अनंत, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र
के बीच। तो इस तरह से यहाँ से निकल गया इसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो वक्रता केंद्र पर जब स्थित होगा तो फिर से एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष बना लिए, ध्रुव P हो गया, फोकस F और वक्रता केंद्र C। तो अब वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र पर। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, यहाँ एक वस्तु रख लिए। फिर से वही काम करना है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे, ये समांतर जाएगा, और दूसरा किरण फोकस को गुजारेंगे, फोकस से गुजारेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो एक किरण और लेना है। तो एक किरण लेने के लिए हमेशा क्या करते थे, वक्रता केंद्र से वस्तु के ऊपरी सिरा को मिलाते थे, लेकिन इस बार वस्तु वक्रता केंद्र पर ही है, तो क्या करेंगे। तो अब एक नियम और पढ़े थे, अगर कोई किरण फोकस से गुजरता है तो समांतर निकलता है, तो वही वाला उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ से फोकस से जब गुजारेंगे तो ये कैसे निकलेगा, समांतर। तो ये बच्चों जो मिलता है वक्रता केंद्र पर मिलता है, तो हम लोग यही मान के ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया वक्रता केंद्र पर। ठीक, यहाँ पे तो यहाँ से जब देख पा रहे हैं ये वस्तु हुआ ए और बी, और प्रतिबिंब मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। तो यहाँ से प्रतिबिंब के बारे में बताना हो तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बना है और वस्तु के बराबर बना है और उल्टा बना है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ से प्रतिबिंब हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, वस्तु के बराबर हो गया, वस्तु के बराबर, और कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता। ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रतिबिंब का स्थिति पता चल गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। फिर से एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव P, फोकस F। अब थोड़ा तेजी से करेंगे। ठीक है, अब वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो ये वक्रता केंद्र हुआ और इस साइड में हो गया अनंत। चलिए, तो इसका मान लेते हैं ए और बी। फिर से वही काम करेंगे, एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। अब तो आप लोग को प्रैक्टिस हो गया होगा, हमेशा किरण आरेख खींचने के लिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाना है। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और दूसरा किरण क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो इस बार वक्रता केंद्र से गुजर जाएगा। तो यहाँ से ऐसे वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। ये यहाँ मिल रहा है, ये बन गया प्रतिबिंब। तो ये हो गया ए डैश और बी डैश। इस बार फिर से प्रतिबिंब दर्पण के सामने है, लेकिन इस बार प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। चलिए, तो यहाँ से प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक। कैसे वास्तविक हुआ, क्योंकि ये दर्पण के सामने है। दर्पण के सामने बनेगा तो हमेशा वास्तविक, और वास्तविक जो भी है वो हमेशा होगा उल्टा। और कैसा बना है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कहाँ बना है, तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रतिबिंब का स्थिति। इसमें एक केस और है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब अंतिम केस देखते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। चलिए, तो बना लेते हैं फिर से एक अवतल दर्पण, ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। ठीक है, तो यहाँ से इसमें दो फिगर आप बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल वाला फिगर हम बना लेते हैं। अनंत पर अगर कोई वस्तु होता है तो वहां से आने वाला किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है। तो अनंत पर जो वस्तु है ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। तो किरण आरेख खींचने के लिए दो को चाहिए, तो दो किरण हम ले लेते हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। ठीक है, और समांतर जब आएगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तो ये गुजर गया फोकस से इस तरह से, और ये गुजर गया इस तरह से। ठीक है, तो ये आने वाला फोकस से गुजरा और ये भी फोकस से गुजरा, दोनों कहाँ मिल गया, फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ में बनेगा, फोकस पर। तो प्रतिबिंब हो गया वास्तविक। क्यों वास्तविक हुआ, क्योंकि ये दर्पण के सामने है, और वास्तविक होगा तो ये कैसा होगा, उल्टा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, और कैसा बनेगा, तो वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तो ये 6 केस था अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। आशा है आप लोग को
यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और संभव हो तो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक जाए। हम आप लोग को पूरा फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं और फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि और दूसरा विषय को भी हमारे संस्थान के शिक्षक के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, जब उत्तल दर्पण में, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो, तो यहाँ से एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये एक उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। इसका बना लेते हैं मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया ध्रुव P। और अब उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़े थे इसका फोकस होता है दायां साइड और वक्रता केंद्र भी होता है दायां साइड। तो यहाँ पे दो ही केस लिया जाता है, एक वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो और एक वस्तु अनंत पर हो। तो ये पहला केस है जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो। तो ध्रुव और अनंत के बीच में यहाँ एक वस्तु को ले लेते हैं। यहाँ से फिर से हम लोग को प्रतिबिंब का स्थिति प्राप्त करने के लिए दो किरण आरेख का प्रयोग करना है। पहला किरण आरेख हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, एकदम आंख बंद करके मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाना है। वस्तु का नाम अगर देना चाहते हैं तो ये भी दे सकते हैं। अब यहाँ से जो समांतर जाएगा तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। देखिए ये जो किरण है दर्पण के पीछे आता हुआ प्रतीत होगा और यहाँ से टकराने के बाद ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। और दर्पण के पीछे जब बनाएंगे तो डॉट लाइन से बनाएंगे इसको इस तरह से, ठीक। और अगला किरण याद करिए बताए थे हम लोग को कहाँ से गुजारना है, वक्रता केंद्र से। तो इसको मिला देते हैं वक्रता केंद्र, तो यहाँ से लेके जाएंगे, फिर यहाँ के बाद डॉट लाइन का प्रयोग कर लेंगे। तो ये दोनों किरण यहाँ पे कट रहा है तो प्रतिबिंब यही बन जाएगा। तो प्रतिबिंब इस बार बना है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे जो बनता है कैसा होगा, जी हाँ, दर्पण के पीछे हमेशा होता है काल्पनिक, और काल्पनिक है तो सीधा होगा, सीधा भी दिख रहा है। और जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है। और काल्पनिक कैसा है, सीधा है। कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। काल्पनिक हमेशा दर्पण के पीछे। और कैसा बना है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। अगला केस देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है। तो वस्तु जब अनंत पर स्थित हो तो पहले एक बना लेते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। तो अनंत पर अगर कोई किरण है, कोई वस्तु है, अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो अभी हम बताए थे कि अनंत पर जो भी वस्तु है वहां से आने वाली किरण समांतर आता है। तो यहाँ से दो किरण ले लेते हैं, दोनों किरण आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, और जो समांतर आएगा वो कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से प्रतीत होगा। ये भी ऊपर जाएगा, इसको पीछे खींचेंगे तो फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ भी प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पे बन गया। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, फिर से दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक हो गया, और कैसा बन गया, सीधा बन गया, ठीक है। वस्तु से बहुत छोटा, और कहाँ बना है, तो फोकस पर। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति ज्ञात कर लिए हैं। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बना था, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक बना है। अवतल का जो काल्पनिक बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है, और उत्तल का जो काल्पनिक होता है ये वस्तु से छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं दर्पण का उपयोग। दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग बच्चों दैनिक जीवन में करते हैं। दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए, बाल में कंघी करने के लिए, ये सब का प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। दूसरा सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो तीन तीन उपयोग इसका याद रखिएगा। अगला उपयोग देखते हैं, तो बच्चों अगला उपयोग है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर मतलब पीछे देखने के लिए, सभी वाहन में, टू व्हीलर या फोर व्हीलर में पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है उसी को हम लोग कहते हैं साइड मिरर। दूसरा स्ट्रीट लाइट में, गली में जो लाइट लगा हुआ रहता है उसको स्ट्रीट लाइट करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं। सुरक्षा कारणों से एटीएम में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए करते हैं। हजामत मतलब बाल दाढ़ी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
वाहनों के हेडलाइट में, वाहन का जो हेडलाइट होता है, आगे वाला जो लाइट होता है, उसमें उपयोग करते हैं। चिकित्सा में, चिकित्सा में नाक, कान, गला इत्यादि इस सब का जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और अगला है सर्च लाइट में, सर्च लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। तो इतना इसका उपयोग आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे 3 पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। इसके बाद एक क्लास और है, इसके बाद हम लोग का ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए बच्चों समझते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी समझने के लिए यहाँ पे एक्स वाई बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो दर्पण का ये मुख्य अक्ष होता है, इस मुख्य अक्ष को निर्देशांक अक्ष मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या मानते हैं? निर्देशांक अक्ष। तो ये हो गया निर्देशांक अक्ष। अब इसमें ये बिंदु, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो ये दर्पण के लिए ध्रुव होता है, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। और सभी दूरी को हम लोग कहाँ से मापते हैं? मूल बिंदु से ही मापते हैं। सभी बिंदु को कहाँ से मापेंगे? मूल बिंदु से मापेंगे, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी का पहला पॉइंट क्या हो गया? दर्पण का मुख्य अक्ष निर्देशांक अक्ष होता है। दूसरा पॉइंट है सभी दूरी को ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव क्या है? तो मूल बिंदु यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। इसके बाद ध्रुव के दाईं ओर या आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होता है। और ध्रुव के बाईं ओर या आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में ऋणात्मक, या ध्रुव से दाईं तरफ धनात्मक और ध्रुव से बाईं तरफ ऋणात्मक। इसके बाद मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को धनात्मक मानते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की जो भी दूरी होगा उसको ऋणात्मक मानते हैं। तो ये आपका चिन्ह परिपाटी है। फिर से देख लीजिए, आपतित किरण की दिशा में या ध्रुव से दाईं ओर धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में या ध्रुव से बाईं ओर ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक, ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, इसमें कंजूसी नहीं करिएगा बच्चों, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोग के लिए। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।